जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज है 5 अप्रैल और आज के एडिटोरियल डिस्कशन में हम 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। तो एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सोशल इशू से ओरिएंटेड, GS1 का टॉपिक बनता है, ये हिंदू में आया है। एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू एक्सप्लेन्स में से, तो ये श्रीलंका के क्राइसिस के रिगार्डिंग रहेगा, तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस का कंपोनेंट बनता है GS2। और एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बात करेंगे हम ग्रीन हाइड्रोजन के बारे, तो ये आर्टिकल आज इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है। तो दोस्तों एंड में, जैसे कि आप जानते हैं कि इस इनिशिएटिव के चलते एंड में एक MCQ होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से, उसका क्या सही आंसर है आपने कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है अगर तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। और दूसरा जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव रहता है, तो 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन के ऊपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले कुछ जरूरी सूचना, क्योंकि दोस्तों ये कोर्सेज हैं जो हम फ्रॉम टाइम टू टाइम इनिशिएट करते रहते हैं, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे पेड कोर्सेज को लेना चाहते हैं, मैंने कल भी बात कही थी कि वैसे तो हम काफी हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब वीडियोस में डालते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों अगर आपने स्पेसिफिक कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कल हमने इंडिविजुअल कोर्सेज की बात करी थी, तो आज फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो बच्चे हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने अगले साल अपना प्रीलिम्स देना है, प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस देना है, तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं प्री का मेंस बैच, तो दोस्तों ये काफी इसमें फीचर्स, अच्छे फीचर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। सो फॉर एग्जांपल इसमें आंसर राइटिंग रहेगा विद इवैल्यूएशन, उसके बाद इसमें मेंटरशिप मिलेगी, आपको 8 सेशन मिलेंगे 1-on-1 मेंटरशिप के लिए, इसमें टेलीग्राम ग्रुप बना जाएगा, मंथली करंट अफेयर्स रहेंगे आपके, और इसमें 3 सेशन जो हैं आपके साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के भी रहेंगे। उसी तरह से ऐसे का कोर्स है, उसी तरह से मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स है, जहां पे आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको फीडबैक मिलेगा, इवैल्यूएशन मिलेगा। ये जो कोर्स है, तो अगर आपने कोर्स ऑप्ट करना है GS प्री कम मेंस का, जिसमें आपको आंसर इवैल्यूएशन नहीं चाहिए, तो वो आप फ्री वाला कोर्स उसमें ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसमें आंसर राइटिंग विदाउट इवैल्यूएशन रहेगा, और इसमें एक सेशन मिलेगा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का, जैसे कि पहला जो आपके साथ मैंने शेयर किया था उसमें 3 सेशन थे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के, और साथ में इसमें 1 सेशन मिलेगा आपको पर्सनल मेंटरशिप के लिए। तो इसके बारे और इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी असिस्टेंस दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। तो दोस्तों पहला आर्टिकल, पुश द पॉलिसी नीडल फॉरवर्ड ऑन माइग्रेंट सपोर्ट। देखिए दोस्तों, आज 2 साल पूरे हो गए हैं, तो चलो अब काफी सारे शहर इंडिया में मास्क फ्री हो चुके हैं, कोरोना का अब इतना नहीं लग रहा कि कोई 4th वेव आएगा, स्कूल भी खुल चुके हैं, कॉलेज भी खुल चुके हैं, अब लग रहा है लाइफ इज बैक टू नॉर्मल, राइट। अब हम मास्क के बिना रह सकते हैं, मास्क के बिना सड़कों पे जा सकते हैं। लेकिन वो जो इमेजेस हैं जो 2 साल पहले हम टीवी स्क्रीन पे देख रहे थे, यूट्यूब पे देख रहे थे, हर जगह न्यूज़पेपर्स में देख रहे थे, इतनी गर्मी में जो पैदल इतने मीलों दूर जो हमारे माइग्रेंट्स भाई थे, जो वॉक करते करते अपने गांव के टुवर्ड्स जा रहे थे, जो एकदम से सब लॉकडाउन हुआ, दुकानें बंद हो गई, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, बिकॉज मोस्टली जो माइग्रेंट्स है कहाँ काम करते हैं, दिहाड़ी के बेसिस पे, या तो रियल एस्टेट कंपनीज में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, ठीक है। तो वो इतनी मीलों दूर पैदल जा रहे थे, तो वो इमेजेस अभी भी हम नहीं भूल सकते हैं। लेकिन बार बार सर्विस जो हमारे सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी भी जो माइग्रेंट्स हैं हमारे, अभी भी उनकी जो अर्निंग्स हैं वो प्री पैंडेमिक लेवल जितनी नहीं हो पाई है। देखिए बेरोजगारी आ गई, उनके जो बच्चे थे वो भी बेघर हो गए, एजुकेशन से भी डिप्राइव्ड हो गए, तो कितनी प्रॉब्लम आई। अब देखिए 1991 के बाद देखिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के रिफॉर्म्स के चलते, पहले तो सब कुछ सरकारी सेक्टर था, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हुआ, तो LPG रिफॉर्म्स के चलते हम 30 करोड़ इंडियंस को अपलिफ्ट कर पाए हैं फ्रॉम पॉवर्टी। और साथ के साथ बहुत सारे जो हमारे इंडियंस हैं, जो पहले देखिए अभी भी एग्रीकल्चर डोमिनेंट ऑप्शन है, अभी भी मोर देन 50% ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एज अ प्रोफेशन। लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछले 30 सालों में जो रूरल एरियाज में से जो लोग आ रहे हैं, जो लड़के आ रहे हैं, अब उनकी एस्पिरेशंस है कि कैसे हम भी शहर में रह सकते हैं, शहरी नौकरी कर सकते हैं, तो चाहे वो दिहाड़ी पे कर रहे हैं, चाहे वो मजदूरी पे कर रहे हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट में, चाहे वो किसी सैलून में, ठीक है। तो लेकिन बहुत सारे जो अब लोग हैं वो नॉन फार्म जॉब्स कर रहे हैं। माइग्रेंट्स का देखिए जो योगदान रहता है बहुत क्रिटिकल सेक्टर्स में रहता है, फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन यानी कि रियल एस्टेट की बात करें, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, लॉजिस्टिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अब जरूरी ये है, अब ये सब क्राइसिस तो हमने देख लिया, माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम्स के बारे में हमने समझ लिया, लेकिन एक इफेक्टिव पॉलिसी यहां पे बनानी बहुत जरूरी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेट करे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा बहुत हार्मनी के साथ विद द स्टेट गवर्नमेंट्स।
नाउ उसके बाद यहां पे पॉलिटिक्स भी आ जाती है। देखिए अब कुछ स्टेट्स हैं, कुछ राज्य हैं जहां पे माइग्रेंट्स आना चाहते हैं। देखिए अब पंजाब में, हरियाणा में बहुत सारा लेबर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा से आता है फार्म्स में काम करने के लिए। उसी तरह से बहुत सारा लेबर यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में भी जाता है। मुंबई कमर्शियल सेंटर है, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, ये थोड़े अमीर राज्य हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे फिर पॉलिटिक्स आ जाती है। जो डेस्टिनेशन स्टेट्स है, तो पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, ये थोड़ी डेस्टिनेशन स्टेट्स होगी। अब यहां पे जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि भाई हमारा क्या, यानी कि जो नेटिव लोग यहां के रहते हैं कि भाई हमारी नौकरियां ये यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से लोग आके खा रहे हैं। अब वो कंसर्न्स आ जाते हैं, तो यहां पे राजनीति आ जाती है। इसके चलते जो ये राज्य हैं, जो डेस्टिनेशन स्टेट्स हैं, ये फिर वहां पे डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। देखिए अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम हरियाणा की बात करें, ठीक है, तो हरियाणा ने वो जो बिल पास किया था कि 75% जो रिजर्वेशन होगा प्राइवेट सेक्टर में वो हरियाणा के लड़कों को मिलेगा। ठीक है, खास करके जो नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में 30,000 रुपए प्रति मंथ जो सैलरी की होती है। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है इससे, ठीक है, इससे आप डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरह का माइंडसेट बीच में आना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो डेवलपमेंट पॉलिसी इन इंडिया हैज, अब डेवलपमेंट पॉलिसी इंडिया पे किस पे डिपेंडेंट रही है कि जो रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्लम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो क्या वो एक इफेक्टिव एंटीडोट है माइग्रेशन का? देखिए अब लोगों के एस्पिरेशंस है कि वो शहरों में आके नौकरी करना चाहते हैं, तो एस्पिरेशंस की बात तो बुरी नहीं है, उनकी एस्पिरेशंस, उनके एम्स हैं कि भाई वो भी शहर में रहना चाहते हैं, अपनी फैमिलीज को गांव से शहर में बुलाना चाहते हैं। तो कैसे इसको हम सेटल कर सकते हैं, कैसे इनकी एम्बिशंस को हम बैलेंस आउट कर सकते हैं? बाय फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव पॉलिसीज। नाउ माइग्रेंट वर्सेस अर्बन पुअर की बात करें, देखिए दोस्तों जो इंटरस्टेट माइग्रेशन है वो इकोनॉमी के लिए बहुत क्रिटिकल है। देखिए अभी हमने बात करी जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, तो ये सेक्टर्स डिपेंडेंट रहते हैं माइग्रेंट्स के ऊपर। तो इंटरस्टेट माइग्रेशन बुरी बात नहीं है, तो ये जो माइंडसेट है स्टेट्स का, ये बदलना बहुत जरूरी है। अब यहां पे माइग्रेंट वर्सेस अर्बन पुअर की बात करें, देखिए अब जो माइग्रेंट्स हैं वो दो बड़ी कैटेगरीज में आ जाते हैं, एक तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हो जाते हैं और एक अर्बन पुअर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने ई श्रम पोर्टल की स्थापना करी, यहां पे बहुत इंप्रेसिव प्रोग्रेस देखने को मिली है, जहां पे जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं वो रजिस्टर कर रहे हैं। तो चलो हमको पता लग रहा है कि कौन से, देखिए 90% ऑफ आवर इकोनॉमी तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही काम करते हैं, तो हमको पता लग रहा है कि भी कौन से वो वर्कर्स हैं, कैसे उनको वो बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, कैसे उनको सेफ्टी नेट में इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये डिस्टिंग्विश कर, ये उसके बावजूद, ये पोर्टल बनने के बावजूद भी डिस्टिंग्विश कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कौन इनमें से माइग्रेंट्स हैं, कौन इनमें से अर्बन पुअर हैं, कौन इनमें से एक्चुअल में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं। ठीक है, नाउ पॉलिसी इंटरवेंशंस इन द मेजर अर्बन डेस्टिनेशंस, फॉर एग्जांपल मुंबई, फॉर एग्जांपल दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, अगर हम इन मेजर अर्बन डेस्टिनेशंस की बात करें, दैट कंटिन्यू टू कन्फ्लेट विद द अर्बन पुअर विद लो इनकम माइग्रेंट्स। अब देखिए स्लम डेवलपमेंट करना तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जो ये माइग्रेंट्स है स्लम्स में रह रहे हो। स्लम डेवलपमेंट करिए, वहां पे अर्बन पुअर रहते हैं, लेकिन ये पाया गया जो मोस्टली माइग्रेंट्स हैं उनके पास तो रहने के लिए स्लम्स में भी जगह नहीं है, वो तो वर्क साइट्स पे ही रह रहे हैं, चाहे वो कोई होटल है, चाहे वो कोई हॉस्पिटल है, चाहे वो कोई फैक्ट्री है जहाँ पे वो काम करते हैं, चाहे वो कोई पेट्रोल पंप है जहाँ पे वो काम करते हैं, वो वहीं पे सोते हैं, वहीं पे नहाते हैं, वहीं पे खाना खाते हैं, उनके पास रहने के लिए स्लम भी नहीं है। तो ये डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के बीच में, अर्बन पुअर के बीच में और माइग्रेंट्स के बीच में, क्योंकि माइग्रेंट्स इन दोनों कैटेगरीज में फॉल कर जाते हैं। नाउ गैप्स इन पॉलिसी मेकिंग की बात करें दोस्तों, यहां पे देखिए माइग्रेशन पॉलिसी डिस्कोर्स इज पैरालाइज्ड बाय द नाउ वेल एक्नॉलेज्ड फेलियर ऑफ द ऑफिशियल डेटा सेट्स। डेटा की बात आ रही है, देखिए डेटा को पीरियोडिकली रिवाइज करना बहुत जरूरी है ताकि हमको पता चल सके जो माइग्रेंट्स है वो कहां पे कंसंट्रेटेड है विद इन द स्टेट, वो कहां पे ज्यादा सिचुएटेड है, ताकि जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, ताकि जो हम सेफ्टी बेनिफिट्स उनको देना चाहते हैं, चाहे वो राशन कार्ड की बात करें, फूड डिलीवरी की बात करें, ठीक है, और जो सोशल सेफ्टी सर्विसेज हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि वो उन तक पहुंच सके। Now many states have initiated data projects जहां पे वो माइग्रेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, रियल टाइम डेटा के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में दो एग्जांपल्स दिए गए, एक तो महाराष्ट्र का और एक छत्तीसगढ़ का। तो महाराष्ट्र का जो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम है, दिस फोकसेस ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड हैज बीन सक्सेसफुली पायलटेड इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ का जो स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स पॉलिसी है उसी तरह से दैट इज ऑल्सो प्रेमाइज्ड ऑन रजिस्टरिंग जो माइग्रेंट वर्कर्स जो रहते हैं वहां पे एट सोर्स एंड ट्रैकिंग देम थ्रू फोन बेस्ड आउटरीच सिस्टम, ताकि जहां जहां पे वो सिचुएटेड है विद इन द स्टेट उनको कॉल करके उनसे वेरीफाई किया जा सकता है और उनको ये सोशल सेफ्टी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड?
हर एक इशू में एंड में वे फॉरवर्ड डिस्कस करना बहुत जरूरी है, चाहे वो 2 पॉइंट्स हो चाहे वो 3 पॉइंट्स हो, लेकिन 1-2 सेंटेंसेस में वे फॉरवर्ड डिस्कस करना बहुत जरूरी है। देखिए, माइग्रेंट्स वुड बी वेल सर्व्ड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करे, ताकि कैसे एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी गाइडेंस सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फॉर्मुलेट विद द स्टेट गवर्नमेंट्स इन प्रॉपर हार्मनी। ठीक है, तो यहां पे फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भी बात आ जाती है। उसी तरह से स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स मस्ट बी मेड, ताकि जो माइग्रेंट्स हैं उनको सेफ्टी नेट्स मिल सकते हैं, उनके सेफ्टी नेट्स और वाइडन हो सकते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स मिल सकती हैं और वो इजीली और सेफली माइग्रेट कर सकते हैं जहां पे वो जाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। तो यहां पे नीति आयोग का जो ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन माइग्रेंट वर्कर्स, दैट इज अ वेरी वेलकम स्टेप। चलिए, तो दोस्तों ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, श्रीलंका अंडर स्टेट ऑफ इमरजेंसी। तो बहुत ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है, श्रीलंका में लोग सड़कों पे उतर आए हैं, श्रीलंका के प्रेसिडेंट को गालियां निकाल रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, वहां पे लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, दूध तक बाय करने के लिए पैसा नहीं है। ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है। तो ये क्या रातों रात हुआ? नहीं, ये रातों रात नहीं हुआ। ये क्राइसिस जो अनफोल्ड हुआ है श्रीलंका में, ये 2-3 साल से चलता आ रहा है। कुछ हद तक यहाँ पे गलती जो प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्सा है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर भी है, कुछ हद तक है, काफी हद तक। तो देखिए 2 अप्रैल को क्या हुआ? 2 अप्रैल को जो एंग्री सिटीजन्स थे वो सड़कों पे आ गए, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्सा। तो गोताबाया राजपक्सा जो है वो छोटे भाई हैं महिंद्रा राजपक्सा के, जो पहले श्रीलंका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, और अगले दिन 3 अप्रैल को श्रीलंका ने इंपोज कर दिया ऑल आइलैंड कर्फ्यू। ठीक है, सो श्रीलंका इज अंडर द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, श्रीलंका इज आल्सो इन द मिडल ऑफ शार्प इकोनॉमिक डाउनटर्न दैट हैज लेड टू सेवियर फूड शॉर्टेजेस। श्रीलंका के पास पैसे नहीं है कि वो बाहर से फूड इंपोर्ट भी कर सके, हार्ड करेंसी नहीं है, फॉरेक्स रिजर्व्स उसके पूरे डिप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब व्हाट ट्रिगर्ड द क्राइसिस? देखिए, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो 2 की डेवलपमेंट्स जो इमीडिएट पास्ट में हुई थी उससे हम लिंक कर सकते हैं। तो 21 अप्रैल 2019 को जो ईस्टर संडे बॉम्बिंग्स हुए थे, तो आज से 3 साल पहले की बात है, 3 बहुत बड़े लग्जरी होटल्स जो कोलंबो में है वहां पे बॉम्बिंग्स हुई थी। दैट वाज कैरिड ऑन एलिजिडली बाय द पीपल ऑफ आइसिस। ठीक है, अब श्रीलंका की जो इकोनॉमी है टूरिज्म के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। चलो 2019 में अटैक्स हुए, बॉम्ब अटैक्स हुए, तो डेफिनेटली फिर कौन आना चाहेगा? अगर कहीं बॉम्ब अटैक्स हो रहे हैं तो वहां पे लोगों को सेफ्टी तो नहीं फील होगी। अब देखिए, टूरिस्ट आएंगे तो टूरिस्ट अपने डॉलर्स देके श्रीलंकन करेंसी बाय करेंगे, तो इसी बहाने श्रीलंका के पास डॉलर्स भी आएंगे, है ना, जो हम बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स की हम बात करते हैं। और उसके बाद फिर क्या हुआ? 2020 में पैंडेमिक आ गया, दैट रियली स्टॉल्ड द रिकवरी एंड फर्दर ड्रेन्ड द इकोनॉमी ऑफ श्रीलंका। तो कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी श्रीलंका की इकोनॉमी की टूरिज्म के ऊपर है। उसके बाद अगर हम गोताबाया राजपक्सा की बात करें, कुछ पॉलिसी चॉइसेस उनकी भी बहुत ही, क्या बात करें कि बहुत ज्यादा ही लाजवाब थी। तो फॉर एग्जांपल, तो लाजवाब थोड़ा सरकास्टिकली बोला है यहाँ पे, तो जैसे मोहम्मद बिन तुगलक टाइप पॉलिसीज वो फॉलो कर रहे थे। अब उनकी सरकार कहती है कि जी हम फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट करने से बहुत खर्चा होता है, क्यों ना हम ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करें। ठीक है, लेट्स इंकरेज ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन ये डिक्लेयर करना कि अब से सारा जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है वो सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, ये तो सेंसिबल बात नहीं थी ना। उससे क्या हुआ? दैट slashed this year's harvest by half. Now, this weak and debt-ridden economy, already the weak and debt-ridden economy of Sri Lanka which was hit by the pandemic, the tourism sector being hit by the pandemic severely. उसके बाद इस तरह की बहुत मोहम्मद बिन तुगलक टाइप पॉलिसी फॉर्मुलेट करना कि भी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होगा, तो दिस इज इल एडवाइस पॉलिसीज। एंड ये इल एडवाइस पॉलिसीज गोताबाया राजपक्सा नहीं, बट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इन श्रीलंका फ्रॉम द लास्ट 10 years हैव बीन फॉलोइंग। Now, what were the economic indicators? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहले तो कोविड की बात आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेन रेवेन्यू अर्निंग्स हर्ट हुई, बिकॉज देखिए अगर टूरिस्ट आते हैं किसी कंट्री में तो वो अपनी हार्ड करेंसी एक्सचेंज करेंगे श्रीलंकन रुपीस के बदले में, तो वो अब करेंसी नहीं आ रही, टूरिस्ट ही नहीं आ रहे, तो करेंसी कैसे आएगी, हार्ड करेंसी कैसे आएगी? और इनकी रिक्वायरमेंट्स, इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स तो बहुत ज्यादा है, तो इंपोर्ट तो डॉलर्स में होगा। ठीक है, हार्ड करेंसी तो डॉलर ही रहने वाली है। ठीक है, तो अब वो इंपोर्ट करने के लिए डॉलर करेंसी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्विन डेफिसिट देखने को मिला। ट्विन डेफिसिट, एक तो बजट डेफिसिट और दूसरा आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। एक तो इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रही कि जी आप कमोडिटीज एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, या सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो, या आपके यहां पे टूरिज्म हो रहा है तो आपके पास करेंसी नहीं आ रही है। उसके बाद आपका जो खर्चा है, जो आपका नेशनल एक्सपेंडिचर है, तो आपका खर्चा ज्यादा है लेकिन आपकी जो इनकम है वो बहुत कम है। ठीक है, यानी कि आपका खर्चा रुपया, आपकी आमदनी जो है वो, आपकी जो आमदन है वो बहुत कम है। ठीक है, 1 रुपए से भी कम है। ठीक है, अठन्नी है। एंड दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडेबल गुड्स एंड सर्विसेज इज इनएडिक्वेट। तो ट्विन डेफिसिट्स की बात आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट जो है, ये ऐसा नहीं हुआ कि 1 अप्रैल से या 31 मार्च से होनी शुरू हुई थी, कि 2-3 दिन से हो रहा था। ये इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, इल एडवाइस पॉलिसीज 3-4 साल से देखने को मिल रही है। नाउ व्हाट इज द सिचुएशन नाउ? देखिए, आज ऐसी हालत है कि श्रीलंका में द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ मिल्क पाउडर कितना है? श्रीलंकन रुपीस 2000।
ठीक है। अब देखिए, ये तो एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है ना। अगर हम दूध की बात करें, मिल्क पाउडर की बात करें, अब एवरेज सिटीजन को क्या लेना देना जो श्रीलंका के हैं कि ट्विन डेफिसिट सिंड्रोम क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट क्या है, लेकिन उनके यहां पे तो लिविंग कॉस्ट बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ पेन, लॉट ऑफ हार्डशिप टू द एवरेज सिटीजन। तो श्रीलंका की जो सरकार है दैट इज अनेबल टू पे फॉर द इंपोर्ट शिपमेंट जो बाकी कंट्री से श्रीलंका के पोर्ट्स पे आ रहा है। तो अब हो क्या रहा है, ये जो कंसाइनमेंट्स है जो डिफरेंट कंट्री से आ रही हैं कोलंबो पोर्ट पे, अब जब तक आप पैसे नहीं दोगे उन कंसाइनमेंट्स के लिए, तब तक ऑब्वियसली वो जो शिप में सामान है वो सारा का सारा ऑफलोड तो नहीं होगा, तो वो जो कंसाइनमेंट्स है वो वापस जा रहे हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ श्रीलंकन रुपी हैज ड्रॉप टू 300 अगेंस्ट US डॉलर, यानी कि एक US डॉलर लेने के लिए आपको 300 श्रीलंकन रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखिए, एज ऑफ फरवरी द कंट्री वाज लेफ्ट विद ओनली अराउंड अबाउट 2.3 बिलियन डॉलर्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स, बट फेसेस डेट रीपेमेंट्स ऑफ अराउंड $4 बिलियन इन 2022। इसमें से जो $1 बिलियन है वो इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड का जो पेमेंट है विच इज मैच्योरिंग इन जुलाई। अब जो इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड्स हैं दैट मेक्स अप द लार्जेस्ट शेयर ऑफ श्रीलंका's फॉरेन डेट एट अराउंड $12.55 बिलियन। तो इसमें जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जापान है, चाइना है, दीज आर अमंग्स द मेजर लेंडर्स एज फार एज द इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड्स आर कंसर्न। तो इंडिया कैसे मदद कर रहा है? तो इंडिया ने अभी सैटरडे को ही, अभी 3 अप्रैल की बात है, एक डीजल शिपमेंट जो अंडर 500 मिलियन क्रेडिट लाइन वो अभी श्रीलंका में लैंड किया है, तो इंडिया ने प्रोवाइड किया था। श्रीलंका एंड इंडिया हैव साइंड अ $1 बिलियन क्रेडिट लाइन फॉर इंपोर्टिंग एसेंशियल्स व्हिच इंक्लूड्स फूड एंड मेडिसिन। और जो गोताबाया राजपक्सा की सरकार है उसने फिर से मदद मांगी है भारत सरकार से कि $1 बिलियन की मदद आप हमको फिर से करिए। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट एडिटोरियल फ्यूल फॉर द फ्यूचर रिटन बाय अमित भंडारी। देखिए दोस्तों, हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, नेट जीरो की बात करते हैं। अब रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत एम्बिशियस टारगेट्स हमने सेट करे हैं 2030 तक। देखिए, हम ये बार बार बात करते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हम आने वाले समय में कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं करना चाहते हैं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कोल बेस्ड पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को आज रिप्लेस करना महंगा भी बहुत है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी के ऊपर सवाल उठाए गए हैं। चाहते तो हैं, नेट जीरो की बात हम कर रहे हैं 2070 तक, लेकिन बात ये आती है कि रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करने की बात है वो इतनी ज्यादा सस्ती नहीं है, वो बहुत महंगी है। अब ये कुछ चैलेंजेस यहाँ पे हमारे सामने रखेंगे, कुछ 3-4 चैलेंजेस हैं द डेफिशिएंसीज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो पहला तो ये है, ठीक है, कि भाई अगर हम कॉस्ट वायबिलिटी की बात करें, ठीक है। दूसरी बात, रिन्यूएबल एनर्जी कैन ओनली बी जनरेटेड इंटरमिटेंटली, तो बैटरी टेक्नोलॉजी जो है दैट कैन नॉट स्टोर इलेक्ट्रिसिटी एट अ ग्रिड स्केल, ठीक है। तीसरी बात, देखिए इलेक्ट्रिक कार्स और हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करते हैं कि आने वाले समय में हम सड़कों पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां देखेंगे, बहुत अच्छी बात है। देखिए यहां पे बात आती है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए हमको क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो अवेलेबिलिटी है क्रिटिकल मिनरल्स के बाद, यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, ठीक है, पिछले कितने सालों से सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेजेस हैं, काफी ऐसे वैल्यूएबल क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि यूक्रेन में पाए जाते हैं। तो ये अगेन अब यहां पे सप्लाई डिमांड मिसमैच आ जाता है, ठीक है, बहुत कंसंट्रेटेड सप्लाई चेन होती है क्रिटिकल मिनरल्स की। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए अगर हमको लिथियम चाहिए, कोबाल्ट चाहिए, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन लिथियम बैटरीज जो हैं वो हमारे ट्रक्स के लिए वायबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलो इलेक्ट्रिक गाड़ियों टू व्हीलर्स हम लेके आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक बसेस की बात करें वो बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ये आती है दोस्तों कि जो इंडिया का जो ऑयल है, जो मोस्टली जो ऑयल बर्न किया जाता है वो हैवी ट्रक्स में बर्न किया जाता है। तो अब ये चैलेंज इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, इलेक्ट्रिक ट्रक्स का, इलेक्ट्रिक बसेस का, ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा ग्रेव रहने वाला है। तो ये कुछ जो डेफिशिएंसीज है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, यानी कि कुछ ऑब्स्टिकल्स की अगर हम बात करें जो वो आ सकती हैं रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रांजिशन के टुवर्ड्स अगर हमने चलना है। फिर यहां पे बात आती है ग्रीन हाइड्रोजन की। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन इज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग वाटर बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए, उसका उत्पादन करने के लिए भी हमको रिन्यूएबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। द प्रोसेस टू मेक ग्रीन हाइड्रोजन इज पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज विंड और सोलर, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन बहुत क्लीन ऑप्शन है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल गैस है विच इज यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल, पेट्रोलियम, रिफाइनिंग, स्टील, फर्टिलाइजर एटसेट्रा। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो वी हैव अ लार्ज एंड ग्रोइंग कैपेसिटी बेस अक्रॉस ऑल दीज सेक्टर्स। अब एज ऑफ नाउ जो हाइड्रोजन इन इंडस्ट्रीज में, पेट्रोलियम में, रिफाइनिंग में, स्टील में जो यूज किया जाता है वो ग्रे हाइड्रोजन है। देखिए, जो ग्रे हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है, पोल्यूटिंग होता है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस थ्रू विच इज प्रोड्यूस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी ब्लेंडेड विद ग्रे हाइड्रोजन, ये थोड़ा बेटर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हाउ इज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस, तो आप इसको देख भी सकते हैं। क्लीन एनर्जी जनरेशन की बात करें तो हाइड्रोजन और विंड आर यूज्ड टू जनरेट क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी,
ठीक है। तो ये जो एनर्जी है दिस इज फेड इनटू द इलेक्ट्रोलाइजर बाय एडिंग वाटर इनटू इट, ठीक है। उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की बात करें, जो इलेक्ट्रोलाइजर है दैट स्प्लिट्स द वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है इस प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलिसिस में, दैट इज कंप्रेस्ड एंड स्टोर्ड। और स्टोर करने के बाद जब ये गैस स्टोर हो जाती है तो ये गैस कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट की जा सकती है बहुत इजीली। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत क्लीन ऑल्टरनेटिव फ्यूल है, ठीक है। यहां पे दोस्तों क्योंकि प्रीलिम्स पास में तो कुछ और बातें भी समझ लेते हैं, येलो हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन। तो येलो हाइड्रोजन की बात करें तो येलो हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यहां पे इन्वॉल्व रहता है, लेकिन यहां पे सिर्फ सोलर पावर इन्वॉल्व रहती है। यानी कि अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो उसके जनरेशन के लिए सोलर एंड विंड एनर्जी दोनों जरूरी है। यानी कि यह बात समझनी जरूरी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ग्रीन हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल तो है, बट ग्रीन हाइड्रोजन की जनरेशन बढ़ाने के लिए भी हमको रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ेगी। ब्लू हाइड्रोजन की बात करें, दिस इज व्हेन नेचुरल गैस इज स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है ब्लू हाइड्रोजन में, इसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग एंड ऑटोथर्मल रिफॉर्मिंग। फिर ग्रे हाइड्रोजन की बात आती है, अभी हमने ग्रे हाइड्रोजन की बात करी थी। अब इसका जो बनाने का प्रोसेस है दैट इज सिमिलर टू द ब्लू हाइड्रोजन, लेकिन फर्क क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे कैप्चर नहीं किया जाता। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो कार्बन कैप्चरिंग स्टोरेज टेक्नोलॉजीज हैं, वो ग्रे हाइड्रोजन में अवेलेबल नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे इमिट होता है एटमॉस्फेयर में, विच इज वाई इट इज नॉट अ क्लीन ऑल्टरनेटिव। और बाद में आता है पिंक हाइड्रोजन, वेरी मच सिमिलर टू ग्रीन हाइड्रोजन, लेकिन पिंक हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोलिसिस से बनाया जाता है, लेकिन यहां पे सोलर या विंड एनर्जी नहीं यूज की जाती, यहां पे न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस आ गए क्योंकि प्रीलिम्स पास में है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन आई होप आपके काम आएगी। तो ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात करें तो क्या हम ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी के टुवर्ड्स बढ़ सकते हैं? देखिए हमारा जो स्टार्टअप सेक्टर है, वी हैव ओवर 75 यूनिकॉर्न्स, यानी कि 75 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि आज के टाइम पे $1 बिलियन प्लस कंपनीज हैं, $1 बिलियन प्लस स्टार्टअप्स हैं, ठीक है। अब ये इस तरह का जो मौका है ग्रीन हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो अकेला देखिए सरकार के ऊपर हम निर्भर नहीं कर सकते हैं। सरकार के पास भी देखिए अगर फंड्स की बात करें लिमिटेड फंड्स हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। ये जो इकोसिस्टम हमने जनरेट करा है, जो इकोसिस्टम क्रिएट किया स्टार्टअप्स का पिछले 2-2.5 साल में, 3 साल में, इस इकोसिस्टम को और ज्यादा यूटिलाइज किया जा सकता है कि कैसे हम अपनी हाइड्रोजन इकोनॉमी को भी और बूस्ट दे सकें। तो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो जो वेंचर फंड्स हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, they can be used for the green hydrogen sector, which could make it easier for the new business with the new entrepreneurs with ideas to get funding and achieve scale. चलिए अगर हम दोस्तों यहाँ पे एंड में बात करें नेशनल हाइड्रोजन मिशन की, तो ये वैसे दिसंबर 2021 का जो योजना का पार्ट 1 था उसमें भी हमने ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आप योजना का वीडियोस देख रहे हैं तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन दिस वाज अनाउंस्ड इन अगस्त 2021 विद द पर्पस कि हम कैसे कार्बन फ्री फ्यूल्स जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो अब इस पॉलिसी के चलते ये विजन है कि इंडिया को ग्लोबल हब ऑफ प्रोडक्शन बनाया जाएगा एज वेल एज एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये मौका है। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में हमको यहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो ये मौका है कि जहां पे हम ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो हम कैसे अपनी जो कैपेसिटी है ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड एंड सोलर वो भी और बढ़ा सकते हैं। अल्टीमेट एम इस मिशन का क्या है? टू अटेन सेल्फ रिलायंस इन एनर्जी प्रोडक्शन एंड टू अचीव दिस टारगेट बाय 2047। तो इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड अगर बात करें, इट इज एक्सपेक्टेड दैट 25% of the world's energy needs will be made by India by 2050. So this national hydrogen mission is a very ambitious project which will help India to achieve this objective of attaining 25% of the world's energy needs. चलिए दोस्तों, जाने से पहले जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन रहता है ये 2020 में आया था। तो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, रिवर्स और साथ में जो सी है, तो मेकोंग क्या अंडमान सी में फ्लो करता है, क्या थेम्स आयरिश सी में फ्लो करता है, क्या वोल्गा कैस्पियन सी में, क्या ज़ाम्बेज़ी इंडियन ओशन में? इनमें से ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है, कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन फ्रेम फ्रॉम एडिटोरियल्स में से, तो पहला आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है, डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी, एन्यूमरेट द हर्डल्स फॉर सच एन इकोसिस्टम, 250 शब्दों में। और ऑप्शन दूसरा क्या है, एट अ टाइम व्हेन इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ आर अर्जेंट पॉलिसी गोल्स, माइग्रेशन पॉलिसी कैन हार्डली अफोर्ड टू बी डिलेड, इलैबोरेट करिए इसको 250 शब्दों में। चलिए दोस्तों, तो आज के एनालिसिस में इतना ही, मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।